नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी संचालित, पारदर्शी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ शासन को अपनाने का किया आग्रह। सरकार ने परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन से इस्तेमाल की प्रारंभिक योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। और हॉकी प्रो लीग में आज शाम भुवनेश्वर में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आधुनिक दुनिया में पिछली शताब्दी की चुनौतियों की दृढ़ता को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन तथा पानी की कमी, ऊर्जा सुलभता, शिक्षा और समावेशी समाज बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उत्थान, जन भागीदारी, सामाजिक समावेशन और सतत विकास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि आज सरकारों को नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक समान संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि प्रत्येक सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चुनौतियों के पैमाने और जटिलताओं को देखते हुए सहयोग की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी की विघटनकारी प्रकृति को स्वीकार करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी विघटनकारी है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। उन्होंने प्रौद्योगिकी के जोखिमों को कम करते हुए इसकी समीक्षा और क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य को बनाने में नागरिकों की भागीदारी पर जोर देते हुए न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के अपने दर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण की शक्ति के उदाहरण के रूप में स्वच्छ भारत अभियान, जन भागीदारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल की सफलता की कहानियों का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशन में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर गर्व करते हुए कहा कि भारत ने 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की है, जिससे ये फिनटेक और डिजिटल भुगतान में विश्व में अग्रणी बन गया है। उन्होंने संसद में प्रतिनिधित्व और समर्पित युवा कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय समावेशी प्रगति की प्राथमिकता, सबका साथ सबका विकास नीति को दिया। उन्होंने सरकार के अंतिम मील तक संस्कृत दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार को कम करने और विकास पहल के प्रत्येक नागरिक के लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने एआई, क्रिप्टो करेंसी और साइबर सुरक्षा खतरों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए समान समाधान, साझाकरण और मजबूत प्रोटोकॉल का समर्थन भी किया। श्री मोदी ने मिशन लाइफ और ग्रीन क्रेडिट सिस्टम जैसी पहल का जिक्र करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत के मजबूत रुख को रेखांकित किया। उन्होंने टिकाऊ भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए सौर, पवन, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन में भारत के निवेश पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि घोषणा की भारत दुनिया को जन समर्थन दृष्टिकोण के माध्यम से आगे का रास्ता दिखा रहा है, जो पर्यावरण की भी सुरक्षा करता है। उनके भाषण में समावेशी, टिकाऊ और पारदर्शी शासन का संदेश था, जिसने भारत को विश्व मंच पर एक नेता के रूप में स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड गवर्नेंस शिखर सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया। वैश्विक नेताओं से गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी संचालित, पारदर्शी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ शासन को अपनाने का आग्रह किया। श्री मोदी के संदेश एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना से प्रेरित था, जिसमें इन नवाचारों द्वारा प्रस्तुत नैतिक और व्यवहारिक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक एकता और सहयोग का आग्रह किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल श्री मुंडा ने किसान संघ से चर्चा का माहौल बनाए रखने और सहयोग करने को कहा, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने किसान संघ से सार्वजनिक जनजीवन में बाधा उत्पन्न न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि इससे मामला जटिल हो जाएगा। कृषि मंत्री ने किसानों को प्रशासनिक प्रगति के सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि नए कानून बनाने के लिए कई बातों पर विचार करना होगा।
श्री मुंडा ने कहा है कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण होने वाली यातायात समस्या को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श भी जारी किए। सरकार ने परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की पायलट परियोजना का आरंभ करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पानी में बिजली दौड़ाकर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से उत्पादित किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइज़र की कीमत में कमी आने से अगले कुछ वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन चलित वाहन प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जीवाश्म ईंधन के साथ हरित हाइड्रोजन पर उसके ऊर्जा मिश्रण के इस्तेमाल की पायलट परियोजना लागू करेगा। इन परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसियां शुरू करेंगी। योजना के अंतर्गत बस, ट्रक और 4 पहिया वाहनों के ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। साथ ही हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले पंप स्टेशनों के बुनियादी ढांचे भी विकसित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को बराबरी की भागीदारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह परिवार को चलाने में महिला और पुरुष दोनों का बराबरी से भागीदारी ज़रूरी होता है, उसी तरह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी दोनों का बराबर का सहयोग होना चाहिए। श्रीमती मुर्मू आज राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले के वेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा है कि महिलाएं आर्थिक विकास को गति प्रदान करें, इसके लिए पूरे समाज को प्रयास करना होगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से महिलाएं देश और विश्व की प्रगति में बराबर की साझेदारी बन सकती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह न केवल वर्किंग कैपिटल प्रदान करता है, साथ ही ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल बनाने में भी सराहनीय काम कर रहे हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि भारत सरकार ने लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को देखकर लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का प्रावधान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समुदाय ने स्वशासन के कई अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समाज के अन्य वर्ग के लोग जनजातियों से कई अच्छी बातें सीख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई समस्याएं पूरी दुनिया के लिए संकट बनी हुई हैं। ऐसे में आदिवासियों से सीखा जा सकता है कि कैसे प्रकृति के साथ कुशल सामंजस्य बनाकर प्रकृति को बिना हानि पहुंचाए जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री वन धन योजना के माध्यम से जनजातीय नागरिकों का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से और सूचना तथा प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से 3 और उम्मीदवार उमेश नाथ महाराज, माया निरोलिया और बंसी लाल गुर्जर का नाम भी इस सूची में शामिल है। उधर कांग्रेस ने भी कई चुनाव के लिए अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से और अभिषेक मनु सिंघवा हिमाचल प्रदेश से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने श्री अजय माकन को कर्नाटक के लिए और सुश्री रेणुका चौधरी को तेलंगाना के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया है। कल नामांकन भरने का अंतिम दिन है। चुनाव इस महीने की 27 तारीख को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए जाने माने राजनीतिज्ञ अशोक चौहान को राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से उम्मीदवार घोषित किया है। राज्य में भाजपा से 2 अन्य उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं। भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। कलिंगा हॉकी स्टेडियम में शाम 7:30 पर यह मैच शुरू होगा। भारतीय टीम ने अपने पिछले मैच में पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराया है और उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।